नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सबों को मेरे YouTube चैनल जय मैकेनिकल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल का पहला चैप्टर का छठा लेक्चर। इससे पहले मैं 4 लेक्चर ले चुका हूं, मतलब वीडियो डाल चुका हूं, जिसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया हूं। जैसे कि अगर स्ट्रेस हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को थोड़ा बहुत पता होगा। अगर स्ट्रेस हम लोग पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेस बराबर होता है लोड बाय एरिया। तो हम लोग पता किए थे कि लोड कितना प्रकार का हो सकता है, दैट इज़ फोर्स कितना प्रकार का हो सकता है, बॉडी कौन सा बॉडी होता है, मतलब कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखे थे जो हम लोग जनरली मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो चलिए आज अपना प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करते हैं, असली में होता क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आप लोगों को कि अगर एक बॉडी है, अब बॉडी मतलब आप लोग को समझना पड़ेगा कि डिफॉर्मेबल बॉडी है, मतलब इसका डिफॉर्मेशन हो सकता है इस पर अगर लोड लगेगा। तो एक बॉडी है, इस पे मान के चलिए एक लोड लगा, पी अमाउंट का कुछ लोड लगा, तो इस बॉडी पे लोड लगा तो ये कुछ इफेक्ट शो करेगा, कुछ अपना लोड अपना ये प्रभाव दिखाएगा। तो बॉडी पे लोड लगा तो बॉडी में डिफॉर्मेशन आ सकता है। डिफॉर्मेशन मतलब इसका शेप साइज चेंज हो सकता है, लेकिन डिफॉर्मेशन आने के लिए बॉडी के इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, जिसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, उसको पार करना पड़ेगा। मतलब इसके स्ट्रेंथ को पार करना पड़ेगा, मतलब इसमें कुछ रेजिस्टेंस आएगा। पहले इस P के प्रति बॉडी अपने अंदर से एक रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस को पार किया, अगर जितना रेजिस्टेंस है बॉडी का उससे ज़्यादा अगर लोड लगाएं हम लोग, तब यहाँ पे डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट होगा। तो वहीं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई मटेरियल है, सपोज़ कीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई मटेरियल है, इस पर लोड अगर लगा तो इसमें दो चीज़ हो सकता है, दो चीज़ नहीं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकता है। एक्सटर्नल डिफॉर्मेशन आ सकता है और इंटरनल रेजिस्टेंस आ सकता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसे कि मान के चलिए अगर कंप्रेसिव लोड लगा तो हार्डनेस चेक करेंगे, अगर टेंसाइल लोड लगा तो हम लोग डक्टिलिटी शो करेंगे, अगर इम्पैक्ट लोड लगा तो हम लोग टफनेस चेक करेंगे, अगर टेंसाइल लोड लगा तो हम लोग ब्रिटलनेस चेक करेंगे। ये सब रेजिस्टेंस है, एक टाइप का ये सब रेजिस्टेंस है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद अगर डिफॉर्मेशन आएगा तो डिफॉर्मेशन दो प्रकार से आ सकता है। जैसे अगर ये बॉडी पे लोड लगा, अगर एक बॉडी है इस पर अगर लोड लगा, P अमाउंट का लोड लगा, तो ये इतना डिफॉर्म हो सकता है, इसमें इतना डिफॉर्मेशन आ सकता है। अब मान के चलिए लोड, ये फर्स्ट कंडीशन, बॉडी का फर्स्ट कंडीशन इतना ही डेल्टा आया, लोड आया या डिफॉर्मेशन आया। अब बॉडी का सेकेंड कंडीशन अगर देखें, बॉडी का अगर सेकेंड कंडीशन देखें ऑन लोडिंग पे अगर बॉडी का सेकेंड कंडीशन देखें, जब लोड नहीं हटा था तब सेकेंड कंडीशन में बॉडी कुछ इतना हो जाएगा। लेकिन अगर थर्ड कंडीशन में इसका देखूँ कि अगर इसका थर्ड कंडीशन देखा जाए तो अगर लोड हटा दिया जाए, थर्ड कंडीशन में अगर लोड हटा दिया जाए, इस पर जो लोड था P=0 कर दिया जाए, लोड हटा दिया जाए, तो इसका जो ओरिजिनल शेप साइज था वो वापस गेन हो गया। तो इस प्रकार के डिफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं, जो डिफॉर्मेशन आता है लोड के आने से आ जाता है और लोड के जाने से चला जाता है। जो डिफॉर्मेशन लोड के आने से आ जाता है, लोड के आने से आ गया, एंड लोड के जाने से वापस चला जाता है, तो इस टाइप के डिफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक। लेकिन अगर मैं इसी का सेकेंड केस अगर ऑब्जर्व करूं, अगर सेकेंड केस देखना चाहूँ कि अगर मान के चलिए एक लोड लगा, तो इसका सेकेंड कंडीशन, पहला कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन कुछ ऐसा बनेगा, डिफॉर्मेशन इतना आएगा P। अब मान के चलिए एक सेकेंड कंडीशन, अब जब थर्ड कंडीशन में लोड हटाया गया तो क्या देखा गया, लोड हटाने से क्या देखा गया, इसका फाइनल डिफॉर्मेशन कुछ इतना था, जिसमें से फाइनल डिफॉर्मेशन इसका देखा गया सेकेंड थर्ड कंडीशन में, जब लोड हटा दिया गया, P=0 कर दिया गया, तब देखें हम लोग क्या देखें कि इसका जब लोड था तब इतना डेल्टा था, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि डेल्टा इतना था, लेकिन जब लोड हम लोग हटा दिए तो इतना डेल्टा रिकवर हो गया मतलब वापस चला गया, उसका शेप और साइज़ इतना घट गया, और
इतना डेल्टा परमानेंटली हमेशा के लिए रह गया, इसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो था वो रिगेन हो गया, अपने शेप एंड साइज को वापस रिगेन कर लिया, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एक देखने को मिला, इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफॉर्मेशन इलास्टिक भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में हम लोग बहुत सारा चीज़ देखेंगे। जैसे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यहाँ पे आप ध्यान मत दीजिए, इलास्टिक डिफॉर्मेशन में बहुत सारा चीज़ देखेंगे, डक्टिलिटी, मालेबिलिटी। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्रीप, फटीग वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि पूरा का पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का सोल है। मैं इसको बोल सकता हूँ, इसका सोल है कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल इज स्ट्रेस। ये बात आपको लास्ट में समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल स्ट्रेस जो लिखे हैं हम यहाँ पे क्यों लिखे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग अपने टॉपिक पे और आगे बढ़ते हुए एक चीज़ पता करते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस क्या होता है वो आप लोग भी जानते होंगे। स्ट्रेस एक प्रकार का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ, अभी इंटरनल रेजिस्टेंस पे नहीं जा रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को सिंपली जनरली बता रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि स्ट्रेस होता क्या है। तो मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, यहाँ पे ये बॉडी है, तो इसमें एलिमेंटल पोर्शन भी होगा, एलिमेंटल पोर्शन छोटा छोटा एरिया भी होगा। मान के चलिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मीटर स्क्वायर है, और इसका एलिमेंटल एरिया क्या मैं छोटा ए मीटर स्क्वायर मान सकता हूँ? तब बोलेगा हाँ जरूर मान सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास ए मीटर स्क्वायर का एक बॉडी था जिसमें बहुत सारा छोटा छोटा एलिमेंटल एरिया था। तो एक छोटा एलिमेंटल यूनिट एरिया और एलिमेंटल एरिया को मैं छोटा ए मीटर स्क्वायर मान रहा हूँ। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या किया मैं इस पर एक लोड लगाया मैं एफ अमाउंट का, इस पर एक लोड लगाया। इस पर एक एफ अमाउंट का लोड लगेगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा और सारा छोटा छोटा एरिया में लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, जरूर होगा। देखिए यहाँ पे इस लोड का इफेक्ट सारा छोटा छोटा एलिमेंटल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम इसको बोलते हैं, अगर हम कैलकुलेशन करें कि पूरा हमारे पास ए मीटर स्क्वायर एरिया था तो इसमें कितना लोड था? एफ लोड था। लेकिन अगर हम एक एलिमेंटल मीटर स्क्वायर मतलब ए मीटर स्क्वायर एरिया में अगर देखें तो क्या एफ बाई ए बोल सकते हैं? यूनिटरी मेथड आप लोग पता होगा कि अगर 50 पेन का दाम 5 रुपया है तो एक पेन का दाम कितना रुपया होगा, वही सारा चीज़ है। अगर देखिए यहाँ पे अगर ए मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए अगर ए मीटर स्क्वायर में एफ किलो न्यूटन का अगर फोर्स लग रहा है तो क्या एलिमेंटल एरिया छोटा ए मीटर स्क्वायर में कुछ ऐसा होगा क्या? देखिए तो ए मीटर स्क्वायर में एफ किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो छोटा यूनिट एरिया में मतलब छोटा वाला ए मीटर स्क्वायर में, यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, छोटा वाला ए मीटर स्क्वायर में एफ बाई ए लगेगा क्या? बोलिएगा आप हाँ। तो क्या होता है ना, स्ट्रेस जो होता है, हम लोग पहले स्ट्रेस अप्लाइड स्ट्रेस को पढ़ते हैं। क्या होता है अप्लाइड स्ट्रेस? तो यहाँ पे लिखा गया है इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन यूनिट एरिया। मतलब हम लोड लगाएं, एक्सटर्नल लोड लगाएं और इसका इफेक्ट यूनिट एरिया में कितना पहुंचा, इसको बोलते हैं हम लोग सिंपली एकदम सिंपल वर्ड में इसको बोलते हैं अप्लाइड स्ट्रेस। आगे बढ़िए। इट इज़ डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन यूनिट एलिमेंटल एरिया। वही दूसरा तरीका से लिखा गया है। और इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स टू द सरफेस एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे देखिए जो ये फार्मूला आपको दिख रहा है, इस फार्मूला को मैं थोड़ा और ब्रीफ में लिख दिया, मतलब थोड़ा और एक्सटेंड करके लिख दिया हूँ, थोड़ा लैंग्वेज बना के लिख दिया हूँ। फिर आगे देखिए, इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय सिग्मा। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए कि स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस हो, अप्लाइड स्ट्रेस हो, इंटरनल स्ट्रेस हो, पहले हम लोग कुछ नहीं पता है तो हम लोग सिग्मा से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन सिग्मा होता है। उसके बाद SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी बोलते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो किलो न्यूटन को तो हम लोग न्यूटन, मेगा न्यूटन इस में बदल सकते हैं। तो किलो न्यूटन बाई मीटर, तो किलो पास्कल बोल सकते हैं हम लोग इसको किलो पास्कल बोल सकते हैं, चाहे पास्कल बोल सकते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं, आप लोग को पता होगा, प्रेशर में पढ़ना है। अब क्या है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है आगे। यहाँ पे आप लोग देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है, नॉर्मल स्ट्रेस बराबर नॉर्मल फोर्स बाई एरिया। मतलब यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला निकाले हैं, ये जो फार्मूला निकाले हैं सिर्फ फोर्स करके निकाले हैं
कि यूनिट एलिमेंटल एरिया पे कितना इफेक्ट पहुंचा, यूनिट एलिमेंटल एरिया पे कितना इफेक्ट पहुंचा, उसको हम लोग स्ट्रेस बोल दिए हैं, इसको हम लोग स्ट्रेस बोल दिए हैं। तो स्ट्रेस भी बहुत प्रकार का हो सकता है, जिसको एकदम शॉर्ट टर्म में मैं डिफाइन कर रहा हूँ, आगे पढ़ना है कितना प्रकार का होता है। तो यहाँ पे देखिए, नॉर्मल अगर स्ट्रेस रहा, नॉर्मल मतलब आप लोगों को पता होगा क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर अगर कोई फोर्स लगेगा तो उसको नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। अगर नॉर्मल फोर्स बाय एरिया हम लोग करेंगे तो वो हमको नॉर्मल स्ट्रेस देगा। अगर कोई भी फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल है तो उसको हम शेयर फोर्स बोलते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा अगर बताना चाहूँ तो अब वैसे मैं इसको बहुत ब्रीफ में बता चुका हूँ पीछे, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, शेयर फोर्स क्या होता है पिछले लेक्चर में, तो मैं इसको बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ यूनिट कन्वर्जन, हम लोग को कुछ यूनिट कन्वर्जन देखना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल बोलते हैं, आप लोग को पता होगा। और मेगा का वैल्यू होता है 10⁻⁶। मेगा का वैल्यू होता है 10⁻⁶। 1 मेगा पास्कल बराबर 10⁻⁶ पास्कल हम लोग बोल सकते हैं। और इसी को कन्वर्ट करके 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर में बोल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 मेगा पास्कल बराबर 10⁻⁶ पास्कल बराबर 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा होगा। अच्छा, आप लोग को पता होगा अगर हम लोग को मीटर स्क्वायर को mm में अगर कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से भाग करते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁶ न्यूटन पर, यहाँ पे देखिए हम लोग को 1000 मीटर की जगह 1000 पुट करना पड़ेगा और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, कर दिया। और तो ये मीटर स्क्वायर mm स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप 10⁻⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और ये 10⁻⁶ बना लेगा। तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 1, यहाँ से मैं यहाँ लिखता हूँ 1 मेगा पास्कल बराबर डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सब कुछ कन्वर्जन हम लोग को याद रखना पड़ता है ताकि हम न्यूमेरिकल करते समय हम लोग को ज़्यादा समय नहीं लगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, उसके बाद उसी प्रकार से 1 GPa बराबर 10⁹ पास्कल विच इज इक्वल्स टू, मतलब ये बराबर होता है 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैं अभी बताया हूँ आपको निकाल के, कि अगर 1 मेगा पास्कल है तो इसका वैल्यू होता है 10⁻⁶, लेकिन 1 गीगा पास्कल अगर होता है तो इसका वैल्यू होता है 10⁻⁹। तो क्या मैं इसको पास्कल तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻³ इंटू 10⁻⁶ पास्कल। अभी हम लोग पढ़े हैं एक कन्वर्जन, 10⁻⁶ पास्कल को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ से 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो क्या मैं यहाँ से इसको पुट कर सकता हूँ पास्कल के जगह। तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻³ इंटू न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ से 10⁻³ का वैल्यू आपको पता होगा किलो होता है, इसका वैल्यू होता है किलो। तो किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर आया है। उसी तरीका से एक वैल्यू होता है मिलियन। 1 मिलियन को हम लोग 10 लाख बोलते हैं, जिसका वैल्यू 10⁻⁶ होता है। 1 मेगा बोले चाहे 1 मिलियन बोले बात बराबर है, 1 मेगा बोले चाहे 1 मिलियन बोले बात बराबर है। उसके बाद होता है 1 mld मेगा लीटर पर डे, तो इसका भी वैल्यू होता है 1 मिलियन। फिर होता है इसका एक होता है 1 mld जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁶, और इसका भी वैल्यू होता है 1 मेगा पास्कल। तो ये तीनों आपस में एक बराबर है, ये और ये तीनों आपस में एक बराबर है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है 1 बिलियन। 1 बिलियन को हम लोग 100 करोड़ बोलते हैं, जिसको 10⁹ और 1 GPa भी बोल सकते हैं गीगा पास्कल। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला का अगर हम लोग बात करें तो सिग्मा बराबर F/A होता है, आप लोगों को पता है, बराबर F का डायमेंशनल फार्मूला। अगर मैं यहाँ F का डायमेंशनल फार्मूला आपके लिए निकाल दूँ तो F बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ से kg का m, मीटर का l और t का ऐसे लिखा जा सकता है। तो क्या फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो वही उसी को डायरेक्ट मैं यहाँ पे यूज़ किया हूँ। और एरिया बराबर होता है मीटर स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ l का स्क्वायर, तो उसी को मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ किया हूँ। तो यहाँ से फाइनली एक डायमेंशनल फार्मूला आया है ml इन्वर्स t इन्वर्स 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला, कभी एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए। कुछ एक सफिक्स प्रीफिक्स होता है, कुछ प्रीफिक्स होता है, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम,
इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 मिली का वैल्यू होता है 10⁻³ 1 पिको 10⁻12 1 नैनो 10⁻9 1 माइक्रो 10⁻6। 1 नैनो और 1 माइक्रो, इसमें हम लोग जनरली कन्फ्यूज रहते हैं, तो याद रखिएगा नैनो मतलब 9, नैनो मतलब 9, माइक्रो मतलब 6, नैनो मतलब 9, माइक्रो मतलब 6। चलिए आगे हम कुछ पढ़ते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। अगर पसंद आता है वीडियो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।